तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। हमने अगले वीडियो में पढ़ा था ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है। ऑप्टिक्स को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। सबसे पहला हमारा जो था रे ऑप्टिक्स, उसके बाद जो आया हमारा वेव ऑप्टिक्स। आज पढ़ेंगे हम लोग वेव के बारे में। रे के बारे में हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम आज इसे कवर करते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है? तो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना हमें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है उसे हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए यहां से सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो हाइगेंस वेव थ्योरी पढ़ना है, प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ना है, यानी जो हाइगेंस ने दिया था। तो यहां से कर लेंगे हम लोग हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हाइगेंस ने, अब बोलेगा कि तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो तरंग सिद्धांत दिए थे हाइगेंस ने। किसने दिए थे? तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिए थे। आगे देखेंगे दूसरा हो जाएगा, यानी कि हाइगेंस ने ही तरंग सिद्धांत दिया था। तरंग सिद्धांत देने वाले कौन है? वैज्ञानिक कौन है? तो हाइगेंस है। उसके बाद जो दूसरा हो जाएगा, हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की थी। किसकी कल्पना की थी? ईथर की। किसको गमन करने के लिए? वेव को गमन करने के लिए। तो एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की थी, निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था? ईथर। तो चलिए यहां से हमने दो चीजों को कवर किया। सबसे पहले क्या कवर किया? तो वेव थ्योरी दिया किसने था? तो हाइगेंस ने दिया था। दूसरा क्या कवर किया? तो दूसरा कवर किया, इसने काल्पनिक माध्यम की कल्पना की थी, जिसका क्या था? नाम ईथर था। अब देखेंगे इसके सिद्धांत के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं सिद्धांत। किसका सिद्धांत? यहीं पे हम लिखा हुआ हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं इसका कितने सारे सिद्धांत है, उसे देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से। तो पहला सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। पहला सिद्धांत, तो पहला सिद्धांत क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रत्येक स्रोत जो होता है ना, वो विक्षोभ का केंद्र बिंदु माना जाता है। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु। किसका? प्रकाश का प्रत्येक स्रोत, यानी प्रत्येक जितना भी आएगा वो स्रोत जो होगा, प्रत्येक स्रोत किसका केंद्र बिंदु माना जाता है? विक्षोभ का केंद्र बिंदु माना जाता है। केंद्र बिंदु माना जाता है। केंद्र बिंदु माना जाता है। आगे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, समझ रहे हो आप लोग। अगला देखिए, अगला क्या होता है? अब देखिए क्या होता है, इसे केंद्र बिंदु माना जाता है। उसके बाद क्या है? तो देखिए प्रकाश जो होता है ना, वो निश्चित समय में गमन करता है। निश्चित समय में गमन करने के बाद एक आकार का निर्माण करता है। कैसा आकार? वो भी निश्चित आकार। तो यहां से लिख सकते हैं प्रकाश निश्चित समय में गमन करता है। निश्चित समय में गमन करता है। गमन करके, लिख देते हैं पूरा ही, गमन करके एक आकार का निर्माण करता है। करके एक निश्चित आकार का निर्माण करता है। आकार का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा बात। निश्चित आकार का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। अब देखिए तरंगाग्र से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है। देखिए तरंगाग्र पर जब स्पर्श रेखा खींचना है, कैसा रेखा? मान लेते हैं हमारा तरंगाग्र ऐसे, सपोज दैट है तरंगाग्र। जब इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, तो इसको सेकेंडरी तरंगाग्र का निर्माण होगा। द्वितीयक वेवफ्रंट या द्वितीयक तरंगाग्र या सेकेंडरी वेवफ्रंट का निर्माण होगा। इसका इंग्लिश वर्ड है हमारा वेव फ्रंट, FONT, ठीक है ना? तो ये वेव फ्रंट भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? तरंगाग्र भी लिख सकते हैं। तो जब इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तभी ये घटना घटेगा, ठीक है? अब देखिए क्या होता है। यहां से क्या हमने तीसरा पढ़ा? तरंगाग्र पर स्पर्श रेखा खींचने से, कैसा रेखा? स्पर्श रेखा। कैसा रेखा? स्पर्श रेखा खींचने से किसका ज्ञात होता है? द्वितीयक तरंग की दिशा ज्ञात होती है। तरंग की दिशा ज्ञात होती है। अब देखिए यहां से एक और क्या है, एक और चौथा क्या हो जाएगा, वो ध्यान दीजिएगा। चौथा हमारा तरंगाग्र के लंबवत प्रकाशीय तरंग गमन करता है। किसके लंबवत? तरंगाग्र के लंबवत। तरंगाग्र के लंबवत किसको क्या गमन करता है? प्रकाशीय तरंग गमन करता है। चलिए तो ये आप वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा।
हाइगेंस से रिलेटेड, प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का एक केंद्र बिंदु होता है। दूसरा पढ़ा, प्रकाश निश्चित समय में गमन करके एक निश्चित आकार का निर्माण करता है जिसे तरंगाग्र कहते हैं। तीसरा है स्पर्श रेखा, किस पर? तरंगाग्र पर स्पर्श रेखा खींचने से द्वितीय तरंग की दिशा ज्ञात होती है। चौथा हमारा है तरंगाग्र के लंबवत प्रकाशीय तरंग गमन करता है। तो ये हमारा क्या हो गया? तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हो गया। तो आगे देखेंगे कि यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो चलिए तरंगाग्र के बारे में देखेंगे। तरंगाग्र के बारे में, तरंगाग्र होता क्या है, ठीक है। तो देखिए तरंगाग्र बहुत आसान है। देखिए अब यहां से तरंगाग्र के बारे में पूछेगा तो यहां से ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, जब प्रकाश निश्चित समय में निश्चित काल में निश्चित दूरी तय करके एक निश्चित आकार का निर्माण करता है। निश्चित समय में निश्चित काल में निश्चित दूरी तय करके एक निश्चित आकार का निर्माण करता है। यानी जो सारा होगा ना, सारा कांस्टेंट होगा, कोई अनकांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, सब कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो सब निश्चित रहेगा, उसके बाद एक आकार का निर्माण होगा, वो भी निश्चित ही होगा, उसे हम लोग तरंगाग्र कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग सारा का सारा क्या रहेगा, यहां से याद रखेंगे हम लोग, सारा का सारा जो रहेगा वो निश्चित रहेगा, बस यहां याद रखिएगा, सारा निश्चित रहेगा। उसके बाद एक आकार का निर्माण होगा निश्चित, वो भी कैसा आकार रहेगा? निश्चित आकार रहेगा। एक निश्चित आकार का निर्माण होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि तरंगाग्र प्रकार होता है, तो हाँ भैया प्रकार भी होता है, तो यहां ध्यान देंगे। तरंगाग्र तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, इसके 3 टाइप्स है, 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं यह 3 प्रकार, कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं। या कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला क्या होता है उसे ध्यान देते हैं। तो पहला हमारा हो जाता है गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। उसके बाद जो हो जाएगा हमारा रेखीय, सॉरी नहीं तो बोल सकते हैं बेलनाकार तरंगाग्र, ऐसे लिखा रहता है तरंगाग्र, वेव फ्रंट हो जाएगा। तीसरा जो हमारा है वो हमारा है समतल तरंगाग्र, ठीक है, समतल तरंगाग्र। तो तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं गोलीय के बारे में। तो गोलीय तरंगाग्र होता कैसे है, कैसे बनता है, ठीक है। तो जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु सदृश्य हो, सदृश्य कहने का मतलब देखिए पहला का हम लोग पढ़ रहे हैं, जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु, देखिए बिंदु बोला है ना, सदृश्य हो यानी कि यहां से जो प्रकाश गमन करेगा वो सभी दिशाओं में गमन करेगा, ठीक है ना। यहां से जो प्रकाश गमन करेंगे वो सभी दिशाओं में गमन करेंगे, सदृश्य। इससे जो तरंगाग्र का निर्माण होगा उसे हम लोग बोलते हैं गोलीय तरंगाग्र। उसे क्या बोलते हैं? गोलीय तरंगाग्र बोलते हैं। तो यहां से देखिए एकदम आसान सा डेफिनेशन बोल सकते हैं, जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु सदृश्य हो उससे गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन है बेलनाकार, एकदम आसान पढ़ेंगे इसे भी। जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु रैखिक हो यानी रैखीय हो, जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु रैखीय हो, इस तरह से ये रैखीय है, तो इससे एक तरंगाग्र का निर्माण होगा, इससे एक तरंगाग्र का निर्माण होगा जिसे हम लोग कहेंगे बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र कहेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां से हमने क्या कंसीडर कर लिया? बेलनाकार तरंगाग्र के बारे में। अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो है समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र का भी डिफिनेशन बहुत ही आसान है, तो बहुत आसान कर देते हैं इसे भी। तीसरा देख लेते हैं समतल तरंगाग्र का, हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं और डिफिनेशन के साथ। तो बोल सकते हैं कि वैसा तरंगाग्र, सॉरी, जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु अनंत पर स्थित हो, इनफाइनाइट हो, है ना, अनंत पर स्थित हो, तो इससे जो प्राप्त होगा तरंगाग्र उसे हम लोग समतल तरंगाग्र कहते हैं। कैसा तरंगाग्र कहते हैं? समतल तरंगाग्र कहते हैं। कैसा तरंगाग्र कहते हैं? समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपका है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि वेवफ्रंट होता क्या है, तरंगाग्र कहते किसको है। तो तरंगाग्र बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां से हमने समझ लिया कि इसमें जो तरंगाग्र रहेगा उसका सारा का सारा काम रहेगा जो निश्चित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय, बेलनाकार और समतल। तो गोलीय में हमने देखा क्या? जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु सदृश्य, ठीक है। दूसरा देखा हमने जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु रैखीय हो। कैसा हो? इसमें जो होगा बिंदु वो सदृश्य होगा, ठीक है।
इसमें जो होगा वो रेखीय होगा। क्या होगा? रेखीय। और इसमें जो हो जाएगा वो कहां रहेगा भैया? अनंत पर रहेगा। कहां रहेगा? अनंत पर। बस इतना याद रखना है। जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु सदृश हो तो उससे बेलनाकार गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु रेखीय हो तो उससे हम लोग बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। और जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु अनंत पर हो तो इससे समतल तरंगाग्र का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब एक नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के प्रवर्तन को सत्यापित करें। प्रकाश के प्रवर्तन को सत्यापित करना है, यानी इसे प्रूफ करना है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत से कि कोण I इज इक्वल टू कोण R होता है। प्रवर्तन का नियम है ना, प्रवर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। बस इसे हम लोग प्रूफ करके लाना है हाइगेंस की वेव थ्योरी से। तो देखिए सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर एक डायग्राम बनाया। उस डायग्राम का बनावट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले माना कि प्रकाशीय स्रोत बिंदु ए पे है। कहां है? बिंदु ए पे। ये हमारा प्रकाशीय स्रोत है, यानी यहीं पर से प्रकाश क्या कर रहा है? गमन कर रहा है। ठीक है। v वेग से t समय में vt दूरी तय करके, देखिएगा v वेग से, कैसा वेग से? वेग का नाम दिया है कि v वेग से t समय में, कौन से समय में? t समय में कितनी दूरी तय करके? vt दूरी तय करके। देखिए कितना दूरी तय किया है? यहां से यहां का आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है यहां से यहां का, वो आपका vt है। ठीक है। तो v वेग से t समय में vt दूरी तय करके बिंदु b पर पहुंचता है। तो यहां जो आपका डायरेक्शन थोड़ा सा हम इंडिकेट कर देते हैं कि इस तरह से ये गमन कर रहा होगा। ठीक है। तो बिंदु b पर पहुंचता है। प्रकाशीय तरंग सतह के ओ बिंदु पर आपतन कोण I बनाकर आपतित होता है। देखिए प्रकाशीय तरंग सतह के ओ बिंदु पर, देखिए ये बिंदु क्या है? O है। आपतन कोण I बनाकर क्या हुआ? देखिए आपतित हुआ ना, ये देखिए आपका डायरेक्शन दिया गया, इधर से आपतित हुआ है तो आपतन कोण I बनाकर आपतित हुआ। आगे देखते हैं क्या बोलता है। आपतन कोण I बनाकर आपतित हुआ। आगे देखते हैं। VT त्रिज्या का तरंगाग्र O बिंदु पर खींचते हैं। VT त्रिज्या का कहने का मतलब ये जो आपका दूरी है, इतने ही दूरी का एक और तरंगाग्र खींचते हैं। कहां पर? VT O बिंदु पर। तो VT त्रिज्या का एक तरंगाग्र O बिंदु पर खींचेंगे। तो यहां पर एक VT त्रिज्या का तरंगाग्र खींचेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होगा ना। तो यहां से हमने एक और गोलीय तरंगाग्र का निर्माण कर लिया। ठीक है। तो यहाँ VT, इसका त्रिज्या कितना नाम लिया? VT त्रिज्या का तरंगाग्र O बिंदु पर खींचेगा। खींच लिए। आगे देखते हैं। बिंदु B से तरंगाग्र पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। जो हमने गोलीय तरंगाग्र का निर्माण किया था ना, उस पर क्या करेंगे? बिंदु B से स्पर्श रेखा खींचेंगे। कहां खींचेंगे? C पर। इस बिंदु का नाम हम लोग क्या दे देंगे? C दे देंगे, जो तरंगाग्र पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। आगे देखते हैं, खींचते हैं। जो द्वितीयक तरंग है, कैसा तरंग है? द्वितीयक तरंग। हमने आपको पहले ही बताया था कि तरंगाग्र पर जब स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, तो द्वितीयक तरंग की दिशा क्या होती है? ज्ञात होती है। आगे देखिए, तथा प्रवर्तन कोण का मान R है। तो देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिव एंगल का मान क्या है? R है। अब आगे देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। हमें सत्यापित करना है कोण I इज इक्वल टू कोण R। देखते हैं इसमें जो बचा हुआ उसे देख लेते हैं सबसे पहले, जो इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ध्यान से, यहां आपको नजर आ रहा होगा AB का वैल्यू और OC का वैल्यू दोनों VT ही है। तो यहां से लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू OC, AB इज इक्वल टू OC और OC इज इक्वल टू, तीनों एक तीसरे के बराबर है। किसके बराबर है? VT के, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस दिया गया है VT। दोनों का डिस्टेंस क्या दिया गया है? VT। तो सब का सब किसके बराबर है? VT के बराबर। अब आगे देख लेते हैं क्या। सबसे पहला जो ट्रायंगल देख लेते हैं, I को निकालते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल OAB में क्या देखेंगे? ट्रायंगल OAB में, तो यहां से हम देखेंगे ट्रायंगल OAB में। तो OAB में हम लोग साइन थीटा को लेकर चलेंगे, साइन थीटा को कंसीडर करेंगे। तो थीटा ने यहां पर I है, सबसे पहले I को देख लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो साइन I का वैल्यू हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो देखिएगा लंब हमारा क्या है। तो देखिए सबसे पहले लंब, कोण के सामने वाला भुजा लंब, कहने का मतलब AB तो लंब हो जाएगा ना, AB और बटा में आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण होगा। कोण के सामने वाला भुजा जो हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा। तो ये कोण है तो ये हमारा लंब हो गया, और ये वाला लंब है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसे आप कंसीडर करेगा, इस तरह से आप कंसीडर करिए, यहां से ऐसे खींचेगा, यहां से ऐसे खींचेगा, उसके बाद इसे मिलाइए, तो ये क्या हो जाएगा? उस चतुर्भुज का कर्ण के रूप में काम करेगा। तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? OB। चलिए आगे देखते हैं।
यहां से साइन आई का वैल्यू निकालिएगा तो साइन आई इज इक्वल टू आ गया आपका ए बी का वैल्यू दिया गया है, देखिए ए बी का वैल्यू आपका VT दिया गया है, VT और बटा में आपका OB। VT का वैल्यू यहां से आप निकालिएगा तो आपका आ जाएगा VT इज इक्वल टू साइन आई, OB साइन आई लिख सकते हैं ना, चलिए यहां लिख देते हैं OB साइन आई, कोई दिक्कत। यहां से हमने क्या निकाल लिया VT का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहां से निकल गया VT का वैल्यू ट्रायंगल OAB में OB साइन आई। अगला देखते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल लेके चलते हैं हम आगे OCB में, OCB में OBC में कर देते हैं, OBC में यहां पर भी वही चीज लेकर चलेंगे, साइन सिर्फ क्या लेके चलेंगे R, साइन R इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा लंब, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण P बाई H, P क्या हो जाएगा, देखिए कोण का सामने वाला भुजा लंब तो हमारा OC लंब हो गया, OC लंब हो गया। कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हमारा देखिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण। फिर कंसीडर करेंगे थोड़ा सा इस तरह से, ऐसे इसे यहां पर ऐसे करके मिलाएंगे तो ये वाला कर्ण के रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये वाला हमारा कर्ण हो जाएगा, तो वो भी हमारा कर्ण हो गया, यानी दोनों सिस्टम में वो भी हमारा कर्ण है। अब देखेंगे आगे साइन R इज इक्वल टू OC का वैल्यू, यहां ध्यान दीजिए OC का वैल्यू भी VT है, तो VT और बटा में कितना OB, यहां से आप फिर VT का वैल्यू निकालिएगा, VT इज इक्वल टू आपका आ गया OB साइन R, क्या आ जाएगा साइन R, OB साइन R। इसे आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट और इसे आप मान लीजिए कितना समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं, देखिए ध्यान से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लोग कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लोग चलेंगे। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड, समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, लेफ्ट बराबर है राइट भी बराबर, देखिए VT यहां पर भी VT, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी RHS बराबर तो LHS भी बराबर, तो LHS हम लोग यहां से ले लेते हैं OB साइन कितना I बराबर OB और कितना हो जाएगा साइन R। देखिए OB से OB आपका कैंसिल हो गया, यानी साइन I और साइन R आ गया, तो यहां से आप लिख सकते हैं ना कोण I इज इक्वल टू कोण R। तो ये आपका जो प्रूफ हुआ, क्या प्रूफ हुआ, प्रवर्तन का नियम प्रूफ हो चुका है। तो प्रवर्तन के नियम से हम समझ सकते हैं कि प्रवर्तन एक ही नियम कहता है, यह नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान एक दूसरे के बराबर होता है। तो इस वाले सिस्टम से हमने क्या निकाल लिया, ये हाइगेंस के थ्योरी से हमने निकाल लिया प्रवर्तन के नियम को, कोण I इज इक्वल टू कोण R। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन राइज होता है, तो इसीलिए कह रहे हैं आपको कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बिना स्किप के वीडियो को देखिए, ठीक है। तो आप इसे समझ रहे होंगे आशा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या करना है, यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वीडियो को दोबारा देखना है और वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। ये आपका इतना में से आप बनावट को यदि आप छोड़ देते हो तो आपका 5 नंबर नहीं मिल पाएगा, आपको जितना लिखेगा उतना ही नंबर मिलेगा। तो आप स्ट्रक्चर जरूर लिखा कीजिए कोई भी क्वेश्चन का, उसके बाद आप फिगर भी जरूर बनाया कीजिए, तभी आपका फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फिर स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या है हमारा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को सत्यापित करें। अपवर्तन में एक फॉर्मूला आपने देखा हो, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू, यानी ये जो बराबर होता है किसके, अपवर्तनांक के बराबर होता है। कहने का मतलब इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। बस इसे प्रूफ करके लाना है। देखिए ये आपका डायग्राम है, इसी डायग्राम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और भी आप इसे बना सकते हैं इस तरह से, ये हमारा यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे भीतर तरंगाग्र हो जाएगा, ठीक है। जो पहले आपको जो बनावट दिखाए थे सेम वही बनावट है, बस इसमें मीडियम चेंज है। इसमें 2 प्रकार का मीडियम आपका, सबसे पहला मीडियम μ1, दूसरा मीडियम μ2, ठीक है। तो वेग का मान भी आपका हो जाएगा V1 और V2 ही, वेग का मान भी आपका V1 और V2 ही हो जाएगा। तो V1 और V2 ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, देखिए बोलते बनावट ध्यान से सुनिए। माना कि प्रकाशीय स्रोत बिंदु A पर स्थित है, कहां स्थित है, A पर स्थित है, ठीक है। A से V वेग, सॉरी बोल सकते हैं V1 वेग से T समय में V1T दूरी तय करके बिंदु B पर पहुंचता है। कहां पहुंचता है, बिंदु B पर पहुंचता है। सतह से O बिंदु पर, सतह से O बिंदु पर आपतन कोण, या बोल सकते हैं सतह से O बिंदु पर प्रकाशीय स्रोत,
आपतन कोण आई बनाकर आपतित होता है। आपतन कोण आई बनाकर क्या होता है? आपतित होता है। आपतन कोण आई बनाकर आपतित होता है। चलिए ये डायरेक्शन आपका है, यहां भी आप डायरेक्शन दे दीजिएगा, ठीक है। आपतन कोण आई बनाकर आपतित होता है। उसके बाद देखते हैं क्या हो। आपतन कोण आई बनाकर आपतित होता है। देखिए बिंदु O से V2T त्रिज्या का एक तरंगाग्र खींचते हैं। बिंदु O से V2T त्रिज्या का एक तरंगाग्र खींचते हैं। कौन से माध्यम में? μ2 माध्यम में त्रिज्या का एक तरंगाग्र खींचते हैं। तरंगाग्र हमने खींच दिया। ये वाले बिंदु का हम लोग नाम जो कंसीडर किए उसे C, क्या किए? C। उसके बाद देखें बिंदु B से तरंगाग्र पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? बिंदु B से तरंगाग्र पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो द्वितीयक तरंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वितीयक तरंग कहलाएगा। अब देखिए, अब माध्यम का अपवर्तनांक μ1 और μ2 माना गया है। माध्यम का अपवर्तनांक कितना माना गया? पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या? μ2 माना गया है। तथा पर अपवर्तन कोण का मान I प्राप्त हुआ। बस इतना लिखना है। सेम वही है, सिर्फ मीडियम चेंज है, तो थोड़ा सा हमें मिक्स करना पड़ेगा। वहां पर हमने VT और यहां पर हम लोग V1T और V2T कंसीडर करेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस V1T और V2T बदला है, मीडियम चेंज हुआ है। उसमें सिर्फ एक ही मीडियम थे, इसमें दो मीडियम है। दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग है। एक का अपवर्तनांक μ1 है, दूसरे का अपवर्तनांक μ2 है। एक का वेग V1 है तो दूसरे का वेग V2 है। एक का आपका त्रिज्या V1T है तो दूसरे का त्रिज्या आपका V2T है। यहां से आप स्पर्श रेखा नीचे खींचे हैं, उस वाले क्वेश्चन में स्पर्श रेखा आप सिर्फ ऊपर खींचे थे। बाकी सारा सेम है। सत्यापित आपको करना है sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू म्यू। ये क्या है? अपवर्तन का नियम सत्यापित करना है। बहुत ही आसान से हम लोग सत्यापित कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वही काम है हमारा। फिर से ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो पहला जो ट्रायंगल हो जाएगा हमारा OAB में। कौन सा? OAB में। तो OAB में कंसिडर करेंगे तो वही फॉर्मूला sin I इज इक्वल टू वही कहानी, क्या? P/H लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर। देखिए क्या हो जाएगा? P/H यहां से निकालेंगे, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब क्या होगा? कोण का सामने वाला भुजा लंब, सभी को पता है ना। तो कोण का सामने वाला भुजा हमारा AB है। क्या है? AB है। अब यहां से एक बात और लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V1T। क्या लिख सकते हैं? V1T। फिर OC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? OC। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। OC इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? V2T। वहां पर आपको AB और OC दोनों बराबर था, बस यहां पर चेंज है। AB का वैल्यू V1T और OC का वैल्यू V2T। क्यों चेंज है? क्योंकि दोनों का मीडियम अलग था और दोनों का वेग भी अलग था। बस आगे देखते हैं। AB H का वैल्यू, H कहने का मतलब कर्ण। तो कर्ण हमारा कौन सा काम करेगा? यही वाला ना है कर्ण हमारा। क्योंकि अगले वाले में भी देखे तो ये कर्ण है, तो ये वाला भी कर्ण यही होगा। कर्ण क्या हो जाएगा? OB। तो यहां से हम लोग OB लिख सकते हैं। एक बात और लिख सकते हैं, AB का यहाँ वैल्यू डाल देंगे तो AB का वैल्यू आपका V1T और बटा में कितना है? OB कोई भी चेंज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं हम अगला। तो यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ आपको नजर आ रहा है। sin I का जो वैल्यू आपका टोटल आ गया, sin I इज इक्वल टू आ गया V1T बटा कितना आ गया? OB आ गया। आगे देखिए, इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। सेकंड वाला सिस्टम हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे? ट्रायंगल, अगला ट्रायंगल लेंगे OCB में। क्या चलेंगे? OCB में। तो OCB में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, साइन क्या चलेंगे हम लोग? R लेकर चलेंगे, अपवर्तन कोण का मान लेकर चलेंगे। कहानी वही P/B वाला, सॉरी P/H वाला, ठीक है। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। देखिए लंब कौन सा है? तो लंब कोण का सामने वाला भुजा। तो OC भैया जो है कोण का सामने है, तो OC बटा H का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। क्या होगा? OB होगा ना। चलिए यहां देखते हैं OC का जो वैल्यू आपका है V2T है। क्या है? V2T बटा में आपका OB में कोई छेड़छाड़ नहीं, वही रहेगा। आगे देखते हैं जो आपका आएगा sin R इज इक्वल टू आ गया V2T और बटा में कितना आ गया आपका? OB। ये समीकरण हम लोग कितना कंसीडर करेंगे? सेकंड। बस अब क्या कर देंगे, यहां से बात लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट और भागा दे देंगे कितना से? सेकंड से। समीकरण फर्स्ट भागा सेकंड लेकर चलेंगे। चलिए यहां पर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, समीकरण फर्स्ट भागा सेकंड की तरफ से। अब देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा उतरा हुआ है, उतारना है, उतरा हुआ नहीं है। sin I, और यहां थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एक मिनट। sin I, ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट साइड और राइट को राइट साइड। देखिए साइन है, यहां पर भी लेफ्ट साइड ये है, तो लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड ही रखेंगे। तो sin R
बराबर राइट टू राइट साइड V1T है, V1T बटा में है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, टोटल काम हो जाएगा पूरा का बटा, ठीक है ना, V1T और बटा में OB, दूसरा का है R का V2T, V2T बटा में OB, कटेगा काटेंगे, ठीक है, देखिए T से T चला गया, OB से OB चला गया, बचा V1 और क्या बचा V2। तो आपका जो यहां पर वैल्यू आया है साइन I और बटा में साइन R इज इक्वल टू V1 और बटा में कितना आया है आपका V2, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू आ चुका है वो साइन I बटा साइन R बराबर V1 बटा V2। अब यहां से एक बात देखिएगा, अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, या बोल सकते हैं निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, निर्वात में प्रकाश के वेग को C से और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग को V से, अब माध्यम पहला हो या दूसरा हो तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश के वेग को C से और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग को V से, ऐसे एक और मान याद रख लीजिएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग हम लोग जब कंसीडर करने के लिए बोलेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो यहां से ध्यान दीजिए, यहां से एक बात हम लोग कर देंगे, देखिए ध्यान से, यहां पर हम गुणा कर देंगे कितना से, C/C से, या C/C से गुणा कर देंगे भैया, देखो काट देंगे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको देखो इससे C/C से क्रॉस हो जाएगा, ये काटाकुटी वाला कहानी है, तलवार लगा के काट देंगे, तो देखो काट देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो बस इसे लिख दिया, बस एक फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप सब समझा होगा या कभी सुने होंगे आप लोग कि ये लग जाता, ये होता तो फार्मूला बन जाता वाला कहानी है, ठीक है। तो इसको हम लोग जबरदस्ती कहा कि तुम चलो, तुम्हारे बिना काम नहीं होगा, तो इसको हम लोग बुला लिए, तो क्या हो गया यहाँ पर साइन I हो गया और बटा में आपका हो गया साइन R हो गया, ठीक है। और यहां पर आपका देखिएगा निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में, तो निर्वात में प्रकाश के वेग को C से, ये वाला भैया को उधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, गुना में है तो C और बटा V2 लिख देते हैं, ठीक है। और यहां पर गुणा कर देते हैं V1 बटा C कर देते हैं, ये वाला भैया आपको नजर आ रहा होगा, देखिए फॉर्मूला आपको यहां फिर से लिख दे रहे हैं, C बटा V इज इक्वल टू म्यू, यहां पर 2 है यहां पर 1 है, ये माध्यम को आपको क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, 2 है तो दूसर का माध्यम, 1 है तो पहिल का माध्यम, ये 2 है ना, तो ये वाला फॉलो कर रहा है ना म्यू को लिखने का, लेकिन यहां पर 2 है तो हम म्यू2 लिखेंगे, ठीक है। तो साइन I और बटा में साइन R बराबर आपका हो गया म्यू2, कोई दिक्कत, गुणा ऐसे कर सकते हैं, 1 बटा कर सकते हैं, क्योंकि इसे C बटा भी लिखना है हमें, C बटा भी लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे C और फिर बटा V1 लिख दें, क्योंकि ये जो V1 है इसे ऊपर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि पूरा का बटा हमने कर दिया, ये वाले को हमने नीचे लेकर चलाया, ये जो V1 है उसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये आपका जो लिखा हुआ रूप है वो आपका सेम टू सेम इसी के बराबर है, तो बस इसे सॉल्व करिएगा, C बटा भी किसके बराबर, म्यू के बराबर, यहां 1 वाला कंसीडर कर रहा है तो म्यू1 भी हो जाएगा ना, तो यहां से साइन I और बटा में आपका आ गया साइन R और बराबर में आ गया म्यू2 और बटा में कितना आ गया म्यू1। तो ये आपका जो नियम है स्नेल का नियम है, किसका नियम है, स्नेल का नियम, म्यू2 बटा म्यू1 बराबर म्यू का होता है, किसके बराबर का होता है, म्यू का। तो आप इसे छुपा करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो, किसका, म्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो यहां से आप लिख सकते हैं साइन I बटे साइन R बराबर म्यू, या साइन I बटे साइन R बराबर म्यू2 बटा म्यू1। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे दोबारा देख लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझ में आएगा कैसे, बार बार देखिएगा, वीडियो से जरूर समझ में आएगा।